प्रीवियस वीडियो में हमने लीवर का स्ट्रक्चर, लीवर की लोकेशन, किस जर्मिनल लेयर से वो ओरिजिनेटेड है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा। इसी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि लीवर से जो डक्ट्स ओरिजिनेट होती हैं वो किस तरीके से डिओडिनम में पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ फ्यूज होके मिल जाती हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक जो लीवर के साथ एसोसिएटेड है, सबसे पहले हम उस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे लीवर के फंक्शंस में। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर जैसा कि हम जानते हैं क्वाड्रेट लोब से जुड़ा हुआ है, बट दिखता ऐसे है कि ये राइट हिपैटिक लोब के नीचे प्रेजेंट है। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द राइट हिपैटिक लोब, यानी कि ये राइट हिपैटिक लोब के नीचे प्रेजेंट है, बट इट इज अटैच्ड टू क्वाड्रेट लोब ऑफ द लीवर। गॉल ब्लैडर इज नॉट प्रेजेंट इन, यानी कि गॉल ब्लैडर किस में प्रेजेंट नहीं है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन लैम्प्रे, व्हेल एंड हॉर्स। इन तीनों में गॉल ब्लैडर एब्सेंट है। सिस्टिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, जो सिस्टिक डक्ट है गॉल ब्लैडर से जो ओरिजिनेट होती है, दैट डक्ट इज नोन एज सिस्टिक डक्ट। मान लीजिए ये गॉल ब्लैडर है, इससे जो डक्ट ओरिजिनेट हो रही है, दिस इज सिस्टिक डक्ट, इज कनेक्टेड टू द कॉमन हिपैटिक डक्ट, यानी कि ये कनेक्ट हो जाती है कॉमन हिपैटिक डक्ट से। ये कॉमन हिपैटिक डक्ट कहाँ से आ रही है? ये आ रही है लीवर से। राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट व्हेन फ्यूज टुगेदर फॉर्म कॉमन हिपैटिक डक्ट एंड इट फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट, यानी कि यहाँ पे सिस्टिक डक्ट से, मैं क्या बोल रही हूँ, सिस्टिक डक्ट से जब कॉमन हिपैटिक डक्ट, यानी कि यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट डक्ट्स का। सो हियर द सिस्टिक डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर इज कनेक्टेड टू कॉमन हिपैटिक डक्ट टू फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पे क्या बन रही है? एक कॉमन बाइल डक्ट बन रही है। ये सिस्टिक डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट है, और यहाँ पे जो डक्ट बनती है उसको हम डक्ट बोलते हैं डक्टस कोलियोडोकस, यानी कि ये बाइल लेके आ रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि डक्टस कोलियोडोकस क्या है। सो डक्टस कोलियोडोकस वो डक्ट है जो कि गॉल ब्लैडर से आने वाली सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट, यानी कि हिपैटिक डक्ट कौन सी है? जो क्या लेके आ रही है? जो बाइल लेके आ रही है और एक कॉमन बाइल डक्ट बना रही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डक्टस कोलियोडोकस। द सिस्टिक डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर इज कनेक्टेड टू कॉमन हिपैटिक डक्ट. Cystic duct is connected with the common hepatic duct to form a common bile duct, and this common bile duct is also called ductus coleodochus. The next is the functions of liver. Liver के बहुत सारे फंक्शन हैं। जैसा कि हम जानते हैं लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, और अनगिनत फंक्शन ये परफॉर्म करता है। सो वी विल डिस्कस ऑल द फंक्शन वन बाय वन। ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि लीवर के क्या क्या फंक्शन है। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिज्म में, स्टोरेज में। तो जैसे इट इज रिस्पॉन्सिबल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ बाइल, ये बाइल जूस का सिंथेसिस और सिक्रीशन भी करता है। यहाँ पे हम बाइल का कॉम्पोजिशन भी पढ़ेंगे, किस तरीके से बाइल जूस जो है वो डाइजेशन में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक सूडो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हुए भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फिर ये ब्लड फॉर्मेशन में, हीमोपोइसिस में भी मदद करता है। कफर सेल्स हम पढ़ चुके हैं, मैक्रोफेजेस ऑफ लीवर हैं, यानी कि ये फॉरेन पार्टिकल्स को खा जाती हैं जिससे हमारी बॉडी को इन्फेक्शन नहीं होता। सो फैगोसाइटोसिस करती हैं माइक्रोब्स का, और प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड में भी ये मदद करती हैं। इसके साथ साथ ये तो कुछ कॉमन फंक्शंस हैं, और फंक्शंस हम देखते हैं और क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। विटामिन्स को स्टोर करता है, आयरन, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम एक्सेट्रा, इनका भी स्टोरेज करता है लीवर। फैट को भी स्टोर करता है, फैट के मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करता है। डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स एंड पॉइजन्स का।
डीएमिनेशन करता है एंड यूरिया फॉर्मेशन भी करता है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि लीवर बॉडी में किस किस प्रकार से फंक्शन परफॉर्म करता है। सो लेट्स डिस्कस ऑल द फंक्शंस ऑफ द लीवर वन बाय वन। अब सबसे पहले जब हम लीवर के फंक्शंस की बात करते हैं तो लीवर से सबसे पहला फंक्शन में आता है कि सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल, यानी कि बाइल जूस का सिंथेसिस और सिक्रीशन करता है। बाइल जूस कौन बनाता है? हिपैटोसाइट्स बनाते हैं। स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, जो हिपैटोसाइट्स हैं वो कॉर्ड में अरेंज हो जाते हैं और किसका सिक्रीशन करते हैं? बाइल जूस का सिक्रीशन करते हैं। बाइल स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन गॉल ब्लैडर। बाइल कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, कॉन्सेंट्रेट भी होता है वहां पे। इसी के साथ साथ इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये डाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो बाइल है वो किसी भी प्रकार से डाइजेशन में कोई मदद नहीं करता, किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद नहीं है। यानी कि ये बाइल क्या है? सूडो डाइजेस्टिव जूस है। अभी सूडो डाइजेस्टिव जूस इसको क्यों बोला है? इसके कॉम्पोजिशन की वजह से बोला है। इसके कॉम्पोजिशन में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जो बाइल का कॉम्पोजिशन है उस कॉम्पोजिशन में सबसे पहले हम बाइल के पीएच की बात करते हैं कि बाइल का पीएच क्या है। तो बाइल का जो पीएच है वो वेरिएबल है, बट इसका जो पीएच है हम बोलते हैं अल्कलाइन पीएच पे ये काम करता है। ये बेसिक पीएच या अल्कलाइन पीएच पे ये वर्क करता है, यानी कि इसका पीएच अल्कलाइन है। इसका जो पीएच है वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है कि 7.7 या 7.8 से ये वेरी करता है 8.5 या 8.6 पीएच पे ये काम करता है। बाइल जूस में मैक्सिमम वाटर प्रेजेंट है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा पानी की है। इसी के साथ साथ ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हम बोल सकते हैं यहाँ पे सोडियम, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड HCO3 नेगेटिव प्रेजेंट है। तो ये इसका नॉर्मल कॉम्पोजिशन है। उसी के साथ साथ बाइल सॉल्ट्स यहाँ मौजूद हैं। बाइल सॉल्ट्स का हम डिटेल स्टडी करेंगे कि बाइल सॉल्ट्स करते क्या हैं। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, लेसिथीन प्रेजेंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट है। ये जो बाइल पिगमेंट्स हैं, ये बाइल पिगमेंट्स दो टाइप के हैं, बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो ये बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन किससे बनते हैं? आरबीसी के डिग्रेडेशन से बनते हैं। ये फीकल मैटर को येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। जो फीकल मैटर है उसको ये येलो कलर प्रोवाइड करते हैं, बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन। ये किस प्रकार से एक्सक्रीट होते हैं? ये एक्सक्रीटरी मैटर के साथ बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। कौन बनाता है? हिपैटोसाइट्स उसको बनाते हैं। पीएच उसका क्या है? अल्कलाइन पीएच है। अल्कलाइन पीएच वेरिएबल है। 8 पीएच इसका यूजुअली देखा जाता है, बट ये वेरिएबल है, तो 7.7 से 8.5 इसका पीएच मेंटेन रहता है और ये ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी भी करता है। इसी के साथ साथ अगर बॉडी में इसका सिक्रीशन की मात्रा यानी अमाउंट देखा जाए तो एक नॉर्मल ह्यूमन में ये 600 ml यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन में ये 600 ml से लेके 1.2 लीटर्स तक सिक्रीट होता है पर डे। वी आर टॉकिंग अबाउट पर डे सिक्रीशन। दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द बाइल along with how bile get produced. Next is what is the function of bile salts और bile salts कितने प्रकार के होते हैं? Bile salts 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। बाइल सॉल्ट्स 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जब हम ऑर्गेनिक की बात
करते हैं तो ऑर्गेनिक में सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टेरोकोलेट, ये दो बाइल सॉल्ट्स हैं जो ऑर्गेनिक नेचर के हैं। इनऑर्गेनिक नेचर में हम बात करते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, यानी कि 3 इनऑर्गेनिक सॉल्ट मौजूद हैं इसमें बाइल में। अब जो सॉल्ट्स मौजूद हैं उनका काम क्या है? उनका जो काम है वो काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इट इमल्सिफाइज फैट। क्या होता है इमल्सिफिकेशन? आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल है, जो बड़ा फैट का ग्लोब्यूल है, उसको छोटे फैट के ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करना ही इमल्सिफिकेशन कहलाता है। फैट की ड्रॉप्स होती हैं, जो फैट की ड्रॉप्स हैं वो लार्जर साइज की फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। अगर ये इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो लाइपेज इस पे एक्ट नहीं कर पाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसीलिए ये इमल्सिफिकेशन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सॉल्ट्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप के, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टेरोकोलेट ये ऑर्गेनिक टाइप के सॉल्ट्स हैं, और इनऑर्गेनिक में सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट हैं। जो बाइल का फंक्शन है वो किस तरीके से होता है? जो बाइल का फंक्शन है, बेसिकली जो सॉल्ट्स का फंक्शन है वो किस तरीके से होता है, उसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो ये जो बड़ा फैट ग्लोब्यूल है, ये बड़ा फैट ग्लोब्यूल है, इसको हम लार्ज फैट ग्लोब्यूल बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस वन इज द लार्ज फैट ग्लोब्यूल। इन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स ने क्या किया? बाइल सॉल्ट्स के साथ अपने आप को रिएक्ट करवाया, यानी ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स लार्ज जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स के साथ रिएक्ट करेंगे और इमल्सिफिकेशन का एक्शन शुरू होगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। दे गेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। और जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? इमल्सिफाइड फैट्स। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये बहुत है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान रखना है वो टर्म्स। ये टर्म्स अपने आप में अपनी लैंग्वेज समझा देती हैं। जैसे पहली टर्म की हम बात करते हैं ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कैसे होता है? ग्लूकोज जब बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज़्यादा है, तो ब्लड उसके अपने पास तो रखने वाला नहीं है, तो ब्लड को क्या करना होगा कि उसको कहीं ना कहीं पे इस तरीके से स्टोर करना होगा कि जब भी ज़रूरत पड़े वो बॉडी के काम में आ सके। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, सरप्लस ग्लूकोज है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी में। सरप्लस ग्लूकोज यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में है, हमारी बॉडी को, हम जो खाना खाते हैं उस खाने में हमें एक पर्टिकुलर कैलोरी की नीड होती है। उस कैलोरी इनटेक जब हमने किया तो उतना कैलोरीज हमारी बॉडी को मिलते ही जो भी सब्सटेंसेस हैं वो सरप्लस होते हैं, चाहे वो अमाइनो एसिड्स हों, चाहे वो फैटी एसिड्स हों या फिर वो ग्लूकोज हों। अब ये जो सरप्लस अमाउंट है इसको बॉडी किस तरीके से लंबे समय के लिए प्रिजर्व करके रखती है जिससे कभी इमरजेंसी कंडीशन में बॉडी यूज कर सके, वो प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पे ग्लूकोज का कन्वर्जन, यानी कि ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में दिखाया जा रहा है? ग्लाइकोजन में दिखाया जा रहा है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, किस प्रकार से हो रहा है? यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो ग्लाइकोजन है ये लीवर और मसल्स में प्रिजर्व्ड या फिर स्टोर्ड रहता है लंबे समय के लिए। अब यहाँ पे बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन आ गई। पहले तो बॉडी ने क्या किया, ज़्यादा ग्लूकोज था तो ग्लाइकोजन में बदल दिया। अब बॉडी में, ब्लड में बेसिकली ग्लूकोज की कमी हो गई। अब कमी होने की वजह से बॉडी क्या करेगी, फिर से ग्लाइकोजन टूटता है
कीप इट इन माइंड, जब ग्लाइकोजन टूटता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। तो प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन, क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। कब ऐसा होगा, जब बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होगी। ऐसा कब होगा, जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम होगी। बॉडी में मतलब ब्लड में, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड ग्लूकोज हियर मेनली, कीप इट इन माइंड। सो हियर द ग्लाइकोजन गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। नेक्स्ट, ये तो हो गए ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव या कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। अब यहाँ पे बिना किसी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के जब ग्लूकोज या ग्लाइकोजन बनता है तो नई तरीके से बनता है। ये वाला जो तरीका है ये नया नहीं था, बट जब बिना किसी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के ग्लाइकोजन या ग्लूकोज बनता है तो उसको हम नियोजेनेसिस बोलते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको यानी कि ग्लूकोज का, नियो यानी कि नए तरीके से, और जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन। सो नए तरीके से ग्लूकोज का बनना। अब यहाँ पे नया तरीका क्या है, नया तरीका ये है कि बिना कार्बोहाइड्रेट के किसी सोर्स के ग्लूकोज बन रहा है। तो ऐसा कौन सा सोर्स होगा, फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स, जब फैट्स पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो फैटी एसिड से जब ग्लूकोज बन रहा है तो उसको हम भी क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। या फिर अमाइनो एसिड से बन रहा है, यानी कि प्रोटीन के कंप्लीट ब्रेकडाउन से क्या बनता है, अमाइनो एसिड्स बनते हैं। तो अमाइनो एसिड्स या फैटी एसिड्स से ग्लूकोज बन रहा है। फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के सोर्स नहीं है, तो ये प्रोसेस कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजन की बारी। ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव है या कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स है। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन का बनना लैक्टिक एसिड से, ग्लाइकोजन का बनना लैक्टिक एसिड से, यानी कि लैक्टिक एसिड क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं है, पॉलीसैकेराइड या मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड नहीं है। तो यहाँ पे ग्लाइकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन का नए तरीके से फॉर्मेशन होना बिना कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के कहलाएगा ग्लाइकोनियोजेनेसिस, यानी कि लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन का बनना। दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ liver. The next function is storage of fats. Liver फैट को स्टोर करता है, कम मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में फैट स्टोर करता है। हिपैटिक सेल्स जो लीवर में मौजूद हैं, हिपैटोसाइट्स भी हम बोलते हैं, लीवर सेल्स भी हम उनको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फैट मेटाबॉलिज्म में। नॉट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हम पढ़ चुके हैं, ये फैट मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब मेटाबॉलिज्म वर्ड आता है, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेक डाउन ऑफ फैट, फैट गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि टूटना इज मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हम ब्रेक डाउन से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हिपैटिक सेल्स फैट का मेटाबॉलिज्म करती हैं। The storage of fat increases in the liver of alcohol addicted person. Fatty liver, जो पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करता है, वहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है कि जो नॉर्मल लीवर है, उस नॉर्मल लीवर पे फैट की लेयर जमना शुरू हो जाती है। मान लीजिए ये लीवर है, ये नॉर्मल पर्सन का नॉर्मल लीवर है, बट अल्कोहल कंजम्पशन ज़रूरत से ज़्यादा करने पे लीवर के ऊपर, लीवर का काम है, और लीवर का बेसिकली काम क्या है कि ये फैट को स्टोर करता है। तो जब ये फैट को स्टोर करता है तो यहाँ पे ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन से फैट की लेयर बन जाती है, यानी कि लीवर कैसा हो जाता है, फैटी लीवर। और इस फैटी लीवर होने की वजह से जो लीवर की फंक्शनिंग है वो नॉर्मल फंक्शनिंग से डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि लीवर
फैट के डिपोजिशन के कारण जिस तरीके से वर्क करना चाहिए था वैसा नहीं कर पाता, तो कंडीशन में लीवर की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। द स्टोर्ड फैट डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द लीवर, यानी कि जो स्टोर्ड फैट है वो क्या कर रहा है, लीवर की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है। द डैमेज ऑफ लीवर ड्यू टू अल्कोहल इनटेक, यानी कि अल्कोहल इनटेक की वजह से जो लीवर को डैमेज होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। दिस कंडीशन इज नोन एज लिवर सिरोसिस, बट अल्कोहल इनटेक से हुई है तो अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस इसका नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इज डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन, यानी कि यूरिया का फॉर्मेशन करता है। डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड इज मेनली डन बाय लीवर, यानी कि जो डीएमिनेशन है वो मेनली लीवर करता है। यहाँ पे बॉडी में जो अमोनिया बनता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो उस टॉक्सिक अमोनिया को, यानी कि ये जो अमोनिया है ये ज़्यादा टॉक्सिक है, इस ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, इसी कारण यूरिया का फॉर्मेशन भी होता है। तो यहाँ पे दो फंक्शन हो जाते हैं, एक तो डीएमिनेशन और एक यूरिया का फॉर्मेशन। यूरिया लेस टॉक्सिक है, अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अमोनिया को बदला जाए। इसमें जो काम करती है उस साइकिल को बोलते हैं हम ऑर्निथीन साइकिल। अब यहाँ पे जो यूरिया है ये यूरिन के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फंक्शन इज प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। हमने कफर सेल्स पढ़ी हैं, ये जो कफर सेल्स हैं ये लीवर की हैं और उसी प्रकार से स्प्लीन में स्प्लीनोसाइट्स भी होती हैं। क्योंकि ये ब्लड से एसोसिएटेड पार्ट है इसलिए स्प्लीनोसाइट्स का नाम यहाँ पे दिया गया है। ये क्या करती हैं, ये फैगोसाइटिक सेल्स, यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं तो इन फॉरेन पार्टिकल्स को खत्म कर देती हैं, खा जाती है, एनगल्फ कर जाती हैं, जिससे ब्लड में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन न हो। सो इट हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस। किस किस का फैगोसाइटोसिस करती हैं, डेड ब्लड सेल्स का भी करती हैं और मेनली किसका करती हैं, बैक्टीरिया। फैगोसाइटोसिस फॉरेन पार्टिकल्स का भी करती हैं और जो डेड ब्लड सेल्स है उनका भी करती हैं। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ये प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा में मौजूद हैं, यानी कि जो प्रोटीन प्लाज्मा में है उनको बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड है। अब यहाँ पे जो प्रोटीन है उसका सिंथेसिस लीवर करता है, बट जो गामा ग्लोब्युलिन्स हैं उनका सिक्रीशन नहीं करता। किसका सिक्रीशन नहीं करता, प्रोटीन एक्सेप्ट गामा ग्लोब्युलिन्स। ठीक है, जितने भी प्रोटीन हैं गामा ग्लोब्युलिन्स के अलावा लीवर में सिंथेसाइज होते हैं। तो गामा ग्लोब्युलिन्स कहाँ बनेंगे, लिम्फोसाइट्स बनाएंगी। सो हियर द गामा ग्लोब्युलिन्स आर फॉर्म्ड बाय लिम्फोसाइट्स। क्या होते हैं गामा ग्लोब्युलिन्स, एंटीबॉडीज। सुने होंगे आपने, लाइक IgG, IgA, IgM एक्सेट्रा। इसकी भी डिटेलिंग हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो गामा ग्लोब्युलिन्स हैं इनका फॉर्मेशन कौन करते हैं, लिम्फोसाइट्स करते हैं। इनके अलावा जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन हैं वो कहाँ बनते हैं, लीवर में। सिंथेसिस ऑफ हेपारिन। हेपारिन इज एंटीकोगुलेंट, नॉर्मल एंटी या नेचुरल एंटीकोगुलेंट। हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है और नदी है हमारे बॉडी की, यानी कि लगातार बहने वाला लिक्विड। उस लगातार बहने वाले लिक्विड को बिना क्लॉटिंग से, यानी कि उसमें किसी प्रकार की कोई क्लॉटिंग ना हो, फ्लो करवाने का काम किसका है, हेपारिन का है। तो ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। दिस इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। इट इज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। कुछ हेपारिन का अमाउंट बेसोफिल सेल्स भी बनाती हैं और मस्ट सेल्स भी बनाती हैं। बेसोफिल्स क्या हैं, ये WBC का एक टाइप है। तो थोड़ा अमाउंट ऑफ हेपारिन ये दोनों भी बनाती हैं। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ विटामिन A। विटामिन A का सिंथेसिस भी करता है लीवर। कैसे करता है,
लीवर चेंज करता है बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में। बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करने का काम है लीवर का। गाजर में जो येलो पार्ट है वो बेसिकली एक पिगमेंट है, वो पिगमेंट एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। अब वो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, तो उसका कन्वर्जन हमारी बॉडी में किया जाता है लीवर के द्वारा। बीटा कैरोटीन इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या है ये? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम येलो पार्ट ऑफ द फ्रूट। ये जो फलों के पीले रंग है, बेसिकली गाजर का ये येलो पार्ट है और ये उसी से ऑब्टेन किया जाता है। और नेचुरली कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा? हम गाजर की बात कर रहे हैं तो बीटा कैरोटीन का सबसे रिच सोर्स, यानी कि हमें बीटा कैरोटीन किससे मिलेगा? गाजर से मिलेगा। नेक्स्ट इज लीवर स्टोर्स विटामिन्स। लीवर विटामिन्स को स्टोर करता है। विटामिन ई, डी, ई एंड के, ये चारों विटामिन्स को स्टोर करता है। पैरेलली ये विटामिन B12 को भी स्टोर करता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि A, D, E and K दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन। सो मेनली ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स को स्टोर करता है। इसी के साथ साथ मिनरल्स का भी स्टोरेज करता है। कौन कौन से मिनरल्स हैं? आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, इन सब का स्टोर करने का काम है लीवर का। और लीवर रिच सोर्स है आयरन का। जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको अगर आयरन का रिच सोर्स चाहिए तो लीवर एक बेहतर सोर्स है आयरन का। सो लीवर इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। हीमोपोइसिस, ब्लड का फॉर्मेशन। हीम मतलब ब्लड, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स, यानी कि जो ब्लड सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन हीमोपोइसिस कहलाता है। अब हमने तो ये पढ़ा है कि जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं उनका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। ये बिल्कुल सही बात है, उनका फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है। बट जन्म के बाद, जन्म से पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के फॉर्मेशन में। सो इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज आर फॉर्म्ड बाय लीवर, यानी कि आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज का जो फॉर्मेशन है वो कौन करता है? लीवर करता है। नेक्स्ट इज प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन, यानी कि ऐसे प्रोटीन जो क्लॉटिंग में मदद करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, इसका भी फॉर्मेशन कहाँ होता है? हिपैटिक सेल्स ऑफ द लीवर में होते हैं, यानी कि लीवर की हिपैटिक सेल्स में होता है। दीज हेल्प्स इन, ये किस में हेल्प करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। ये हमने 10th क्लास में बेसिक डिटेल पढ़ी है। नेक्स्ट इज सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम्स जो डाइजेशन में असिस्ट करते हैं उनका भी सिक्रीशन करता है। सम एंजाइम्स आर सिक्रीटेड बाय लीवर, पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम्स काम करेंगे उनका भी ये फॉर्मेशन करता है। लाइक डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये कुछ नाम है एंजाइम्स के। नेक्स्ट फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। तो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में से कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स लीवर में बनते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 1, 2, 5, 7, 9 and 10. 1, 2, 5, 7, 9, 10. These are the clotting factors which are formed in liver. कहाँ बनते हैं? लीवर में बनते हैं। Deficiency of selenium causes liver necrosis. जो सेलेनियम है इसकी कमी से लीवर निक्रोसिस हो जाती है। इट इज अ डिजीज इन विच देयर इज अ डेथ ऑफ हेपेटिक सेल्स और हेपेटोसाइट्स, यानी कि जो हेपेटिक सेल्स हैं वो खत्म होने लग जाती हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं लीवर नेक्रोसिस।
तो यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस पढ़े लीवर के। हल्का सा लीवर जो है बाइल बनाता है, तो हम यहाँ पे बाइल के फंक्शन भी ब्रीफली पढ़ लेते हैं। बाइल बेसिकली बाइल जूस पिगमेंट, यानी कि बाइल जूस की वजह से एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन का एक्सक्रीशन होता है। एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, जो लाइपेज है उसका एक्टिवेशन भी बाइल जूस की वजह से होता है, क्योंकि वो मीडियम प्रोवाइड करता है, एक पीएच मेंटेन करवा देता है, जिसके कारण लाइपेज अपना काम कर पाता है। लाइपेज यानी कि लिपिड को, फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। लाइपेज यानी फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब फूड स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है तो स्टमक का पीएच एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे मौजूद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिडिक पीएच के साथ जब फूड डिओडिनम में आता है तो वहाँ पे पीएच मेंटेन करने के लिए, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे बाइल जूस प्रेजेंट है। नेक्स्ट है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में जब कन्वर्ट होते हैं तो उसको इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स, यानी कि फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन भी करता है बाइल जूस। स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टालसिस, यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का फीचर है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे जब फूड डिओडिनम में आता है तो यहाँ पे बाइल भी आता है और ये और स्टिमुलेट करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को। प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, यानी कि फूड को डिकम्पोज नहीं होने देता। तो अभी तक हमने पढ़ा कि लीवर का स्ट्रक्चर कैसा था। लीवर जो जूस सिक्रीट करता है वो बाइल जूस के नाम से पॉपुलर है। तो वहाँ पे बाइल जूस में क्या क्या कॉम्पोजिशन है, यहाँ पे फंक्शन क्या है लीवर के, और बाइल का खुद का भी क्या फंक्शन है। सो यहाँ तक हमने पूरा लीवर पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे पैनक्रियास के बारे में।